चलिए एक ऐसी सिचुएशन की कल्पना करते हैं जहां किसी की जान बचाने के लिए कानून तोड़ना ही आखिरी रास्ता हो। आज हम जिस नैतिक उलझन को समझने जा रहे हैं उसे हाइंस की दुविधा के नाम से जाना जाता है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि यूरोप में एक महिला एक बहुत ही खास तरह के कैंसर से अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने लगभग जवाब दे दिया था, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद अब भी बाकी थी। ये उम्मीद थी एक नई दवा, रेडियम का ही एक रूप जिसे उसी शहर के केमिस्ट ने अभी-अभी बनाया था। डॉक्टरों को पूरा यकीन था कि ये दवा उस महिला की जान बचा सकती है। यही एक आखिरी चारा था। पर यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। वो केमिस्ट उस दवा की एक छोटी सी डोज के लिए $2000 मांग रहा था, जबकि उसे बनाने में खर्च हुए थे सिर्फ $200, मतलब सीधे सीधे 10 गुना ज्यादा कीमत। अब उस महिला का पति, जिसका नाम था हाइंस, अपनी पत्नी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने हर किसी से जिससे वो पैसे मांग सकता था उधार लिया, लेकिन फिर भी वो मुश्किल से $1000 ही जमा कर पाया, जो कि दवा की कीमत का सिर्फ आधा था। हाइंस बेचारा उस केमिस्ट के पास गया, उसे अपनी पत्नी की हालत बताई। उसने गिड़गिड़ाकर कहा कि या तो वो दवा सस्ती दे दे या बाकी के पैसे बाद में ले ले। लेकिन केमिस्ट ने साफ मना कर दिया। उसका जवाब था, नहीं, दवा मैंने बनाई है और मैं इससे पैसा कमाऊंगा। अब हाइंस एक ऐसे मोड़ पर था जहां उसे एक बहुत मुश्किल फैसला लेना था। और यही वो सवाल है जो इस पूरी दुविधा की जड़ है। क्या हाइंस को अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए दुकान में घुसकर वो दवा चुरा लेनी चाहिए? जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर ये फैसला लेना पड़े तो क्या फैसला होगा? लेकिन यहां एक बहुत बड़ा कैच है। इस सवाल का कोई सही या गलत जवाब है ही नहीं। असल में आपका जवाब क्या है ये उतना मायने ही नहीं रखता। ये सवाल तो एक तरह का मनोवैज्ञानिक टेस्ट है। दरअसल साइकोलॉजिस्ट लॉरेंस कॉलबर्ग ने इस दुविधा को अपनी नैतिक विकास की थ्योरी समझाने के लिए इस्तेमाल किया। उनके लिए ये जानना जरूरी नहीं था कि लोग हाँ कह रहे हैं या ना। असली चीज जो वो समझना चाहते थे वो थी उस जवाब के पीछे की वजह, उसके पीछे का तर्क। कोलबर्ग की थ्योरी यही कहती है कि किसी भी नैतिक सवाल पर आप जो फैसला लेते हैं, उसका जो कारण आप बताते हैं, वही ये दिखाता है कि आप नैतिक विकास के किस लेवल पर हैं। तो मतलब आपका क्यों आपके क्या से कहीं ज्यादा जरूरी है। कोलबर्ग ने इस पूरे विकास को एक नैतिक सीढ़ी की तरह समझाया है, जिसमें सोचने के 3 मुख्य लेवल्स होते हैं। चलिए एक एक करके इस सीढ़ी पर चढ़ते हैं और इसे समझते हैं। तो ये है कोलबर्ग का पूरा ढांचा। देखिए, इसमें 3 लेवल हैं। पहला है प्री कन्वेंशनल, मतलब पूर्व पारंपरिक, जहां सारा ध्यान खुद पर होता है। दूसरा है कन्वेंशनल, यानी पारंपरिक, जहां समाज और नियमों की फिक्र होती है। और तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल या उत्तर पारंपरिक, जहां बात होती है सार्वभौमिक सिद्धांतों की। हर लेवल में 2 स्टेज हैं, तो कुल मिलाकर हो गए 6 स्टेज। ये ढांचा हमारी सोच के सफर को दिखाता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं? हम इस सीढ़ी के हर एक पायदान पर चढ़ेंगे और देखेंगे कि हाइंस की दुविधा पर हर स्टेज का इंसान कैसे सोचेगा। हम चोरी करने और न करने दोनों के तर्कों को समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे निचले पायदान से, स्टेज 1 से। यहां पर सही गलत का फैसला सिर्फ सजा के डर से होता है। कोई कह सकता है कि चोरी कर लेनी चाहिए क्योंकि दवा की असली कीमत तो बस $200 है, तो शायद सजा कम होगी। और चोरी न करने का तर्क तो और भी सीधा है, अरे भाई पकड़ा गया तो जेल हो जाएगी। यहां सारी सोच बस खुद को सजा से बचाने तक ही सीमित है। स्टेज 2 में सोच थोड़ी और आगे बढ़ती है, लेकिन अभी भी स्वार्थ पर ही टिकी है। यहां सवाल होता है, मुझे इससे क्या मिलेगा? चोरी के पक्ष में तर्क ये होगा कि पत्नी को बचाने से हाइंस को जो खुशी मिलेगी वो जेल जाने के दुख से ज्यादा है। और चोरी न करने का तर्क ठीक इसका उल्टा, कि जेल का दुख इतना ज्यादा होगा कि वो पत्नी की मौत के दुख से भी भारी पड़ेगा। सब कुछ फायदे नुकसान का खेल है। अब हम दूसरे लेवल यानी पारंपरिक लेवल पर आ गए हैं। स्टेज 3 का फोकस होता है सामाजिक भूमिकाओं पर और अच्छा कहलाने पर। एक अच्छा पति होने के नाते हाइंस को अपनी पत्नी को बचाना ही चाहिए, इसलिए वो चोरी कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक अच्छा इंसान चोर नहीं होता और समाज में चोरी को बुरा माना जाता है, तो उसे चोरी नहीं करनी चाहिए। यहां सोच इस बात पर निर्भर करती है कि लोग क्या कहेंगे। स्टेज 4 में सोच और भी ज्यादा समाज पर केंद्रित हो जाती है, खासकर कानून और व्यवस्था बनाए रखने पर। यहां नियम ही सब कुछ हैं। चोरी न करने का तर्क बिल्कुल साफ है।
कानून चोरी की इजाजत नहीं देता, बात खत्म। और जो चोरी करने का तर्क देगा वो भी कानून का सम्मान करेगा। वो कहेगा कि हाइंस को दवा चुरा लेनी चाहिए, लेकिन उसके बाद उसे अपनी सजा भी कबूल करनी चाहिए और केमिस्ट के पैसे भी चुका देने चाहिए। यहां नियम तोड़ने का मतलब है सिस्टम को चुनौती देना। और अब हम पहुंच गए हैं सबसे ऊंचे लेवल यानी पोस्ट कन्वेंशनल पर। स्टेज 5 में सोच बहुत गहरी हो जाती है। लोग ये समझने लगते हैं कि कानून जरूरी तो हैं, लेकिन कुछ इंसानी अधिकार जैसे जीने का अधिकार कानून से भी ऊपर हो सकते हैं। तो इस हिसाब से हाइंस को चोरी करनी चाहिए, क्योंकि किसी की जिंदगी किसी की प्रॉपर्टी से ज्यादा कीमती है। वहीं दूसरा पक्ष ये तर्क दे सकता है कि केमिस्ट को भी अपनी मेहनत का सही मुआवजा पाने का अधिकार है। कोलबर्ग के सीढ़ी के सबसे ऊपर है स्टेज 6। यहाँ फैसले सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के आधार पर लिए जाते हैं, जैसे न्याय, बराबरी और जीवन का सम्मान। चोरी के पक्ष में तर्क ये होगा कि इंसान की जान बचाना एक बुनियादी नैतिक मूल्य है जो प्रॉपर्टी के अधिकार से कहीं ज्यादा बड़ा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चोरी ना करने का तर्क भी यहीं से आ सकता है। कोई कह सकता है कि शायद दूसरों को भी उस दवा की उतनी ही जरूरत हो और हर किसी की जान बराबर कीमती है। तो हमने नैतिक तर्क की इस पूरी यात्रा को देखा। ये सिर्फ एक कहानी या दुविधा नहीं है, बल्कि ये इस बात का आईना है कि हमारी सोच कैसे विकसित होती है। अगर हम इसे संक्षेप में देखें तो ये पूरा सफ़र 3 बड़े पड़ावों से गुजरता है। ये शुरू होता है खुद के फायदे नुकसान से, फिर आगे बढ़कर सामाजिक नियमों और अपेक्षाओं तक पहुंचता है और आखिर में जाकर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। ये खुद से शुरू होकर उसूलों तक पहुंचने का सफ़र है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हमारा तर्क ही हमारी नैतिकता को तय करता है, तो जरा सोचिए, हमारा आज का समाज, हमारे कानून और हमारे सामूहिक फैसले कोलबर्ग की इस नैतिक सीढ़ी के किस पायदान पर खड़े हैं।